आगे देखो इधर, तुम्हारी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का CSEET लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ की इस क्लास में। 20 डेज प्लेज चल रहा है हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोग जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। देखो ये टॉपिक जो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे सिलेबस में रखा है ना, इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा मोटो है, जो इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है भाई कि तुम लोग दुनिया को जवाब दे सको कि CS बनने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। पता है तुम लोगों को एक CS स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है भाई उन 4 लोगों को आंसर करना जो तुमसे अगेन एंड अगेन पूछते रहते हैं भाई CS करने के बाद तुम क्या करोगे, CS बनने के बाद तुम क्या करोगे, भाई CS का मतलब क्या होता है, भाई CS का मीनिंग क्या, कंप्यूटर साइंस होता है क्या। ओह माय गॉड। तो ये जिस तरीके के क्वेश्चन वो चार लोग मतलब सोसाइटी के लोग, ठीक है, जिस तरीके से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए एंड फाइनली यार तुम लोगों को एक विजन दिखाने के लिए, फाइनली तुम लोगों का एक माइंडसेट करने के लिए यहां पर इंस्टीट्यूट ने ना ये पर्टिकुलर चैप्टर CSEET आने के बाद से रखा हुआ है। यू नो व्हाट, पहले CS फाउंडेशन में भी ये चैप्टर था, बट CS फाउंडेशन में डायरेक्टली क्या था, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी था, वहां पर इतनी डिटेलिंग नहीं थी, इंस्टीट्यूट ने अपने बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं बताया था। बट जब से ये CSEET आया है और यहां पे ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन करके इन्होंने जो चैप्टर रखा है यहां पे अबाउट द इंस्टीट्यूट, अबाउट योर करियर एंड इंस्टीट्यूट का जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो लॉन्ग टर्म मोटो है, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने यहां पर डिफाइन करी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो मैं बहुत सिंपल बात बोलूंगा तुम लोगों के लिए। यार तुम लोग एक चीज देखो ना, जब भी हम लोग किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह या चर्च के सामने से गुजरते हैं तो भाई पता नहीं वो अंदर से ऑटोमेटिकली एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद, और हम लोग जो भी हमारे भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, हम लोग उनको ना नमन करते हैं झुक के। ओके, तो ठीक उसी तरीके से जो भी CS एक कंपनी सेक्रेटरी है या जो भी एक CS स्टूडेंट है भाई, उसको भी जब भी अपना इंस्टीट्यूट दिखे, जब भी अपना चैप्टर ऑफिस दिखे, एक बार वहां पर ना अपना सर जरूर झुकाना चाहिए। क्यों जरूर झुकाना चाहिए? उसका सिंपल रीजन है, मैं कोई इंस्टीट्यूट का वैसा प्रमोटर नहीं हूं, ठीक है, मैं कोई इंस्टीट्यूट को बड़ा बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं करता हूं, बट यार जस्ट बिकॉज तुम लोग सोचो यार आज तुम लोग इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, तो यार जब तुम CS बन जाओगे ना तो यार लोग तुमसे कंसल्टेंसी लेने आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर ना तुम्हारी सर्विसेज यूज करेंगे एंड इसके बदले में तुम लोगों को इतनी ह्यूज अर्निंग होगी, इतनी जबरदस्त अर्निंग होगी भाई। इट मींस व्हाट, बात सिंपल है कि CS बनने के बाद यू विल बी एबल टू रियलाइज कि भाई हमने लाइफ में जितना नहीं सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा हम लोगों ने यहां पर कमाया है। एंड ये चीज होती है हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी एडवोकेट बोल दो, इंजीनियर बोल दो, अच्छी कॉलेज से किया हुआ इंजीनियर, ठीक है, हाँ, नहीं तो भाई पता लगा कि कोई भी ऐसे कोई अमेली देवी, फमेली देवी, कोई देवी, ठीक है, कोई भी दूसरे कोई कॉलेज से कर लिया, अपने गली मोहल्ले के कॉलेज से ही अपने इंजीनियरिंग कर ली, बोले ठीक है साहब इंजीनियरिंग, वही स्कूल का बस्ता उठा के जा रहे हो और बोले हम इंजीनियर बन गए। नालायक, तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम झोला छापो फिर उस केस में, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अब सुनो काम की बात। देखो साहब इस प्रोफेशन में बहुत रिस्पेक्ट है, इनफैक्ट मैं अपने प्रोफेशन को सबसे सुपीरियर नहीं बता रहा हूं भाई, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन तुम उठा लो, यदि डेडिकेटेडली पूरे एफर्ट से, पूरे मेहनत से यदि तुम लोग उस प्रोफेशन में टाइम दे रहे हो ना, ह्यूज पे ऑफ मिलेगा तुमको, ह्यूज पे ऑफ मतलब अनबिलीवेबल, तुम जितना नहीं सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा तुम लोगों को यहां पर पे ऑफ मिलने वाला है। सो इसीलिए बोल रहा हूं भाई कि अपने इंस्टीट्यूट को भी मंदिर मानो, मस्जिद मानो, दरगाह मानो, गुरुद्वारा मानो, और जब भी तुम उसके सामने से निकलो तो भाई तुम इसको अपना मंदिर मानो, मस्जिद मानो, गुरुद्वारा मानो, व्हाटएवर भी, तो कुछ भी मानो, लेकिन जब भी इसके सामने से निकलो मालिक, एक बार अपना सिर जरूर झुका देना। ओके, सो फाइनली अब मैंने जब तुम लोगों के सामने इतनी सारी बातें की है तो अब हम लोग डायरेक्टली इस चैप्टर पे आएंगे, बिकॉज दिस इज योर 20 डेज प्लेज। और 20 डेज प्लेज में
इनिशियली मुझे इस चैप्टर का थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करना था, इसीलिए मैंने तुम लोगों से यहां पर इतनी सारी बातें की है। अदरवाइज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा कंटेंट पे। इस चैप्टर से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे हमको पढ़ना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स पे अपन लोग यहां पर वन ऑन वन बेसिस पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है भाई कि आईसीएसआई कौन है। पहला टॉपिक आज का जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अबाउट आईसीएसआई। आईसीएसआई के बारे में हम लोगों को ढेर सारी बातें यहां पर करनी होगी। ढेर सारी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा लेक्चर हम लोग आईसीएसआई पे निकाल देंगे। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास में आईसीएसआई के रिस्पेक्ट में कि आईसीएसआई कौन है, क्या है, कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, कहां से इनिशिएट हुआ है। तो सुनिएगा भाइयों, आईसीएसआई, तो भाई सुनो, सबसे पहले जो आईसीएसआई है ना, इसका एक सेपरेट एक्ट है, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सेपरेट एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में इन 1980s। सन 1980 में हमारी जो आईसीएसआई है इसके लिए एक पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास हुआ था। यदि मैं एट प्रेजेंट आईसीएसआई की बात करूं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में एंड इसके चार जो है वो रीजनल ऑफिस है, चार रीजनल ऑफिस है। कहां कहां पे? जो भी हमारी चार मेट्रो सिटी है उन चारों मेट्रो सिटी में क्या इनके रीजनल ऑफिस है। अपार्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस 70 जो भी बोलते हो वॉट एवर बी, अपार्ट फ्रॉम वन हेड ऑफिस, 4 रीजनल ऑफिस, हमारे आईसीएसआई की पूरे इंडिया में 70 इनफैक्ट यू कैन से 70 प्लस ब्रांचेस भी है। मतलब इसके ब्रांच ऑफिस भी हो, लाइक इंदौर में हो गए इसके ब्रांच ऑफिस, भोपाल में हो गया इसका ब्रांच ऑफिस, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। तो ये सब क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे ब्रांच ऑफिस हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि आईसीएसआई के एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स है और एट प्रेजेंट मेंबर्स के साथ साथ उसके स्टूडेंट्स भी कितने हैं। सुनिएगा, अभी तक अप्रोक्सीमेटली यहां पर इन्होंने भले ही बुक्स में लिखा हुआ है कि 50,000 प्लस मेंबर है, बट मैं डैम श्योर कि 65,000 प्लस मेंबर्स अभी तक हो चुके हैं टिल डेट, जिस डेट में मैं तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख स्टूडेंट एनरोल है आईसीएसआई में। 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल है अलग अलग प्रोग्राम में। लाइक कोई सीएस फाउंडेशन में है, कोई सीएस ईईटी में है, कोई सीएस एग्जीक्यूटिव में है, कोई सीएस प्रोफेशनल में है। तो ये हो गया हमारा पूरा की पूरा आईसीएसआई के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात आती है भाई कि सेकंड जो हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अल्टीमेटली ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? सुनिएगा साहब, कंपनीज एक्ट 2013 फुल विजन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। हमारा सीएस इंस्टीट्यूट फुल विजन, फुल वर्क, फुल प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो ये वर्ड है ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से हमारे देश में सबसे हॉट टॉपिक बन गया है और इसी वजह से काफी सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मल्टीपल कोर्सेज भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी। सेकंड होता है भाई ट्रांसपेरेंसी एंड थर्ड जो होता है वो होता है प्रॉपर कंप्लायंसेस ऑफ लॉ। तो ये 3 चीजों को ही सम अप करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर से बता रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस व्हाट? फर्स्ट थिंग जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो आती है अकाउंटेबिलिटी। सर अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, हिंदी में इसको बोलते हैं जवाबदेहिता। इट मींस व्हाट कि भाई जो भी पर्टिकुलर पोस्ट को आप होल्ड करते हो या जो भी पर्टिकुलर वर्क आपको डेलीगेट किया गया है, आपको उसके साथ में प्रॉपर जस्टिस करना है, आपको वर्क प्रॉपरली परफॉर्म करना है। यदि आप उस वर्क के साथ में जस्टिस नहीं करोगे देन यू विल बी आंसरेबल कि क्यों आपने वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये आता है भाई कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करती है और यदि लोग अकाउंटेबल नहीं हुए, यदि लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह करने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह नहीं करी, तो उस केस में भाई हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कहीं ना कहीं थम सी जाएगी। फिर बात आती है भाई ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंपनीज एक्ट 2013 और इसी को इंक्लूड किया है हम लोगों ने। कहां पे भाई? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल में। अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, आराम से समझना तुम लोग।
कंपनी में पैसा लगाने वाले इंसान कौन होते हैं? शेयर होल्डर। उस पैसों को यूज करने वाले कौन होते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो किसके नाम से इस पैसे को यूज करते हैं? बोले कंपनी के नेम से। तो अब तुम लोग ध्यान से समझिएगा, पैसा लगाने वाला कोई और है, यूज करने वाला कोई और है, और नाम से किसी और का यूज हो रहा है। तो भाई यहां पर वो जो पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर है ना, वो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। एंड उसको डर है भाई कि कहीं मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है, क्या वो कंपनी मेरे पैसों के साथ में जस्टिस कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या वो मुझे एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड रिटर्न दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? तो भाई कंपनी वालों को क्या करना चाहिए कि जब भी तुम लोग कोई भी एक्टिविटीज कंपनी के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए पता है? सारी की सारी चीजों का प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देना चाहिए। सर प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि भाई यदि तुम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करो। यदि कहीं पर किसी मैनेजमेंट की सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, आप शेयर होल्डर को इंटीमेट करो। यदि आप किसी दूसरी पर्टिकुलर प्लेस से रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो जिससे तुमको बेनिफिट होने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है ये आप डिस्क्लोज करो। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ये सारी की सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको क्या करना है भाई? डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हम लोगों का, दैट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है जो भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो भी लॉ आपके एंटिटी के ऊपर, आपके कंसर्न के ऊपर तो भाई जो भी लॉ आपकी एंटिटी, आपके कंसर्न के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन सारे के सारे लॉ का क्या करना है? आपको प्रॉपर्ली कंप्लायंस करना है। देखो यदि लॉ का कंप्लायंस नहीं करोगे तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है भाई? सबसे बुरा ये हो सकता है कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, आपके ऊपर फाइन इंपोज हो सकता है, और सबसे बुरा तो ये हो सकता है भाई कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होंगे, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, ऐसे भी बोला गया है भाई, और डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर, और डायरेक्टर मींस डायरेक्ट अंदर का मतलब क्या कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तिहाड़ के लाइव दर्शन हो सकते हैं। सर यहां पे तिहाड़ का मतलब क्या है? तो भाई और तिहाड़ का मतलब है यहां पर जेल। ओके, तो आपको मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? तिहाड़ के लाइव दर्शन मतलब जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं यारों कि द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। भाई काफी सारे कंपनी के डायरेक्टर ये सोचते हैं, काफी सारे कंपनी के मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि भाई कंप्लायंस करवाएंगे तो वहां पे हमको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा, वहां पर हमको एडवोकेट्स की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, वहां पर हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। और जब हम किसी की सर्विसेज लेते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, न जाने आप कौन सी सर्विसेज समझ रहे हो। तो जब भी हम लोग किसी की सर्विसेज लेते हैं भाई, तो वहां पर हमको ना उसको पे करना होता है, उसकी कंसल्टेंसी फीस या प्रोफेशनल फीस पे करनी होती है। तो वो जो कंपनी के चिंदीचोर लोग होते हैं ना, वो ये ऐसा सोचते हैं भाई कि हम लोग ना ये पैसा बचा लेते हैं, हम लोग कंप्लायंस को अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते। लेकिन भाई ऐसा बोलते कि जिस दिन जब लगती है ना तो फिर लगती नहीं है, बैंड बज जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आई एम ऑलवेज एडवाइजिंग टू एवरीवन कि भाई द कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, और सबसे ज्यादा फोकस यार इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही है। और ये 3 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहला अपन लोगों ने बोला अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर हमको आता है। सेकंड हम लोगों ने बोला क्या? जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो भाई। सेकंड क्या बोला अपन लोगों ने? सेकंड बोला था वहां पर ट्रांसपेरेंसी। थर्ड बोलो जल्दी से, क्या बोला था अपन लोगों ने? याद करो, रिकॉल करो, अपने अंदर से आना चाहिए। थर्ड बोला था अपन लोगों ने भाई कंप्लायंस, प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल। और ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल है ना, इसी से तुम लोगों के आज का थर्ड टॉपिक डिराइव हो रहा है, दैट इज हमारे इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, एंड हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है। एक मिनट, मैं तुम लोगों को डायरेक्टली स्टडी मटेरियल पे ले चलूंगा विजन, मिशन और मोटो के लिए, बट पहले समझो ये विजन, मिशन, मोटो क्या होते हैं। भाई विजन का मतलब तो ये है कि अल्टीमेटली हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, कहां पे पहुंचना चाहता है, ये क्या होता है भाई हमारे इंस्टीट्यूट का विजन है। मिशन, इस विजन को कैसे अचीव किया जाए, अल्टीमेटली हमारे विजन को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई हमारा मिशन। एंड मोटो, मोटो मतलब एक तरीके से होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक पर्पस होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट का अल्टीमेटली पर्पस क्या है। तो ये तीनों चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड तुम लोगों को एक बात बताऊं, जब भी हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे लाइक विजन, मिशन एंड मोटो, यहां पर एक कॉमन चीज आएगी। तो अपना इंस्टीट्यूट मेंबर से ये डिमांड करता है, ये उम्मीदें रखता है कि भाई अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इंस्टीट्यूट इतना फोकस कर रही है, इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल लीडर बनना चाहती है,
वो ग्लोबल लीडर बनने का सपना कौन पूरा करेगा? केवल और केवल मेंबर। तो जब हमारा इंस्टीट्यूट मेंबर्स के ऊपर आश्रित है, मेंबर से इतनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, तो भाई मेंबर का काम है कि विजन, मिशन एंड मोटो में सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को क्या करना? फुलफिल करना। तुझसे मेरा। तो अभी सबसे पहले हम लोग हमारे मेंबर्स के इंस्टीट्यूट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और इंस्टीट्यूट की मेंबर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों ही चीजें हम लोग यहां पर क्रॉस टैली कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग विजन, मिशन, मोटो को फटाफट से हमारे स्टडी मटेरियल से जो है वो रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का विजन, मिशन, मोटो क्या है। आप लोग जैसे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, और देखो मैं यहां पर हाईलाइटेड भी कर देता हूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एंड मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्कशन से तुम लोगों को यहां पर मिलने वाला है। देखते हैं अपन लोग ये क्या बोलते हैं। ये है हमारा ICSI, है ना, एक मंदिर समान, एक भगवान समान है। ओके, उसके बाद में यहां पर है विजन, ये है मिशन और ये है मोटो। और विजन, मिशन, मोटो में मजे की बात ये, ध्यान से पढ़ना, एक ही बार में तुम लोगों के लिए विजन, मिशन, मोटो खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं भाई टू बी अ ग्लोबल लीडर। किस चीज में? इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिंपल फंडा, सिंपल विजन। भाई हमको ना ग्लोबल लीडर बनना है, पूरी दुनिया पे राज करना है। ऐसे नहीं कि हमको धाक जमाना है या फिर कोई दूसरी चीजों में हमारा राज करना है, नहीं, सिंपल भाई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब भी बात हो पूरी दुनिया में, तो नाम किसका आना चाहिए? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का नाम आना चाहिए कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनसे अच्छी पकड़ भाई किसी की नहीं है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई? इंस्टीट्यूट का विजन क्लियर है। इंस्टीट्यूट ने अपने विजन में यह मेंशन कर दिया है कि जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात निकले तो भाई पूरे वर्ल्ड में हमसे ज्यादा प्रोमिनेंट, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल, हमसे ज्यादा स्किलेबल कोई नहीं होना चाहिए। ये हमारा विजन है। होता है ऐसा, जिंदगी ने दिए कई सारे धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई। नेक्स्ट जो है वो है मिशन। अब देखना मिशन में इंस्टीट्यूट का मिशन कितना सुलझा हुआ, कितना क्लियर है, और यहां पर इंस्टीट्यूट क्या बोलता है तुम लोग ध्यान से देखिएगा। यह है मिशन, और मिशन में इन्होंने क्या बोला है? टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई अल्टीमेटली उस विजन को अचीव करने में जो मेन रोल प्ले करेगा, वो मेन रोल कौन सा होगा? मिशन। मतलब कैसे हम लोग उस विजन तक पहुंचे, उसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर अवर मिशन। हमको मिशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इस मिशन में भाई इंस्टीट्यूट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो मेंबर है वो हाई कैलिबर प्रोफेशनल हम लोगों को प्रिपेयर करना है। ये हाई कैलिबर प्रोफेशनल क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि यही तो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, जो ग्लोबल लीडर बनना है हमको, उस ग्लोबल लीडर बनने में ये लोग हमारी मदद करने वाले हैं। एंड मोटो, मोटो तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल मोटो। इन्होंने क्या बोला है? स्पीक द ट्रुथ, सही बोलना, सही के सिवा कुछ नहीं बोलना। अबाइड बाय द लॉ, और जो जो लॉ के प्रोविजन है, उस लॉ के सारे प्रोविजंस को क्या करना है? हम लोगों को यहां पर फॉलो करना है। तो देखो, सही बोलना है, लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। इतना सिंपल हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो है। तो ये हुआ हमारा विजन, मिशन एंड मोटो। बड़ा सिंपल है, विथ लॉजिकल मैनर में हमने यहां पर डिस्कस किया है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, इट इज अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। तो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन रेज हुआ कि एक बात बताओ भैया, कि इतनी देर से हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे ये क्या थे? यहां पे कुछ नहीं था। अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा था अबाउट दी ICSI, फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, फिर हमने विजन, मिशन, मोटो की बात की। यहां पे कहीं पे भी हम लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी की बात ही नहीं की कि अल्टीमेटली कंपनी सेक्रेटरी क्या, कौन, कैसे। अभी फटाफट से हम लोग यहां पर कंपनी सेक्रेटरी के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे। सर कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? भाई कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा इंसान होता है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की तीनों लेवल की एग्जामिनेशंस क्लियर करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो जो रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग है, जो जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग्स है, वो सारी की सारी प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग्स को भी क्या करता है? प्रॉपर्ली क्वालिफाइड करता है। एंड जब सारे एग्जाम पास हो गया, सारी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दी, और इंस्टीट्यूट के जो भी पैरामीटर्स है, उन सारे पैरामीटर्स को यदि वो फुलफिल कर देता है, तो उसके बाद उसका नाम इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के रजिस्टर में आ जाता है। और जिस दिन वो इंस्टीट्यूट का मेंबर बन जाता है, उस दिन से वो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी माना जाता है, इंस्टीट्यूट का मेंबर माना जाता है, और अब से अब वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है।
तो फाइनली यहां पर कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, समझ लेना ध्यान से। कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। सर कैसे दो टाइप से? एक होता है भाई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और एक वो कंपनी सेक्रेटरी होता है जो होता है इन एम्प्लॉयमेंट। दोनों के बारे में मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज अभी तुम लोग इनिशियल लेवल पे हो एंड आपको सोसाइटी को जवाब देना है भाई कि तुम लोग सीएस बनने के बाद में क्या क्या कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कल में जिस दिन तुम लोग सीएस बन जाओगे, जिस दिन भी, जनरली स्टैंडर्ड टाइम है भाई 3 साल, 3 साल के अंदर जो अपन लोग सीएस बन जाते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग सब कंप्लीट हो जाती है। लेकिन तुम लोगों को पता है हर 6 महीने के बाद ना एक बार अटेम्प्ट आता है। सर कब कब? एक बार होता है दिसंबर में, एक बार होता है जून में, एक बार होता है दिसंबर में, एक बार होता है जून में। और जो बच्चा दिसंबर क्लियर नहीं होता है फिर वो जून अपीयर करता है, जो जून में क्लियर नहीं होता है वो दिसंबर अपीयर करता है। तुमको पता है दूसरों की लाइफ में ना कुछ और ही चलता रहता है, ठीक है। दूसरों की लाइफ में ना कभी कोई पूछता है भाई और क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है। कोई पूछता है भाई और क्या चल रहा है, कुछ नहीं भाई लाइफ की लगी पड़ी है। लेकिन तुमसे कोई पूछेगा ना कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैक्सिमम सीएस स्टूडेंट का आंसर होता है कुछ नहीं भाई लाइफ में डीजे 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 चल रहा है। बोले डीजे 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 चल रहा है, कुछ नहीं, एक बार दिसंबर एक बार जून, एक बार दिसंबर एक बार जून, एक बार दिसंबर एक बार जून, ये चल रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाइयों, इफ यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी ना, सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनना है ना, मेरे इस 20 डेज प्लेज के साथ में एक प्लेज ले लो आप लोग भी, कि मैक्स टू मैक्स भाई लाइफ में यदि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हुई, बेकार से बेकार सिचुएशन हुई, तो भी मुझे सीएस ना 1 2 3 में क्लियर करना है। सर आज तक हमने लाइफ में सुना था कि 1 2 का 4 होता है, लेकिन आपका 1 2 3 का फंडा क्या है? सुन लो भाइयों, मैक्सिमम एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, दैट इज सीएसईटी क्लियर होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट लगने चाहिए हमको एग्जीक्यूटिव में, मतलब 2 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होने चाहिए हमारे प्रोफेशनल में। मैक्सिमम बोल रहा हूं भाई, सर हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले थे, तो भी क्या हम आपके जो 1 2 3 वाला फंडा है उस पर? अरे नालायक, मैं तो ये सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन बता रहा हूं। पहला टारगेट तो होना चाहिए भाई फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट यार। उस अटेम्प्ट में यदि तुम लोगों ने एग्जामिनेशन क्लियर कर दी, उस अटेम्प्ट में यदि तुम लोगों ने अपने एग्जाम्स को फोड़ दिया ना, तो लाइफ टाइम एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई जो भी एग्जाम हम लोग अपीयर करते पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग उसको क्या कर देते भाइयों, क्लियर कर देते। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, अल्टीमेटली बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ओके सो अभी यहां पर सुनो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सीएस बनने के बाद 2 बातें होगी, या तो तुम जॉब करोगे कोई भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनी, टॉप 200 लिस्टेड कंपनी में जाके जॉब करोगे, वहां पर कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, वहां पर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के आप लोग हेड बन जाओगे, हो सकता है वहां पर इंटरनल कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन एक होता है भाई जो जॉब करना नहीं चाहता है, फिर वो करेगा अपनी खुद की प्रैक्टिस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने का मतलब क्या है? वो या तो अपने खुद का ऑफिस खोलेगा, या फिर हो सकता है किसी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे मेंबर को हम लोग कौन से मेंबर बोलते हैं भाई? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। बट आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्टेबल योर प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू सेटअप योर प्रैक्टिस, आपको ना इंस्टीट्यूट से लेनी पड़ती है। एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, COP। सर ये COP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस COP का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अक्वायर करना पड़ता है। जब तक तुम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अक्वायर नहीं करोगे इंस्टीट्यूट से, तब तक आप प्रैक्टिसिंग मेंबर नहीं माने जाओगे। ये तो हुई सीएस के बारे में कि सीएस क्या क्या कर सकता है। अब सुनना भाई, इज्जत देखो यार तुम लोग एक कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल, जो सबसे बड़ी, और जो कंपनी का बोला जाता है टॉप ब्रेन जो होता है, वो होता है KMP। सर ये KMP मतलब क्या? बोले KMP का मतलब वो हुआ क्या? बोले कालिदास मोहनदास प्रसाद। अरे नालायक, कुछ भी बोलोगे क्या KMP का मतलब कालिदास मोहनदास प्रसाद? नहीं, इस KMP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भाई की मैनेजरियल पर्सन। ओ माय गॉड। तो फिर KMP में एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो पूरी की पूरी कंपनी की डिसीजन मेकिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक जो कंपनी सेक्रेटरी है भाई, वो भी की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है, अलॉन्ग विथ CEO, CFO एंड जो भी कंपनी के MD एंड WTD होते हैं उनके साथ साथ में। तो भाई कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन जो है वो कंपनी सेक्रेटरी भी होता है। तो ये बात हुई हमारे कंपनी सेक्रेटरी के रिस्पेक्ट में। मैंने यहां पर क्या क्या चीजें कवर कर ली, सबसे पहले रोल भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, उसके बाद में KMP भी बता दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस वर्सेस एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 5 एंड हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज बेसिक वर्किंग ऑफ CS।
एक कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है तुम लोगों को दुनिया को बताना है भाई। आज बीइंग अ सीएस स्टूडेंट आपसे लोग पूछेंगे भाई सीएस बनने के बाद क्या करेगा, क्या कंप्यूटर रिपेयर करेगा, क्या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर ठीक करेगा, क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाएगा। उन सबको एक चंकट मारना खींच के बोलना देख भाई सीएस बनने के बाद यदि मैं जॉब पर गया तो मैं हो सकता है उस कंपनी का कंप्लायंस हैंडल करूंगा, कंप्लायंस हेड बनूंगा। कंप्लायंस हेड बनने का मतलब क्या कि भाई आज हम लोग बात कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। उस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर ना मल्टीपल लॉ एप्लीकेबल होते हैं, लाइक लेबर लॉ हो गया, लाइक इंडस्ट्रियल एक्ट हो गया, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, लाइक कंपनीज एक्ट हो गया, लाइक इनकम टैक्स एक्ट हो गया। तो भाई इन एक्ट्स का, इन लॉस का क्या प्रॉपरली कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये काम देख सकता हूं। हो सकता है कि मुझे डे टू डे की मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिल जाए। फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो सीनियर कंपनी सेक्रेटरी है मुझे उसको असिस्ट करने का भी मौका मिल जाए, उसके बिहाफ पे काम करने का भी मौका मिल जाए। हो सकता है भाई आप अपने कंपनी के बिहाफ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह के भी काम देखो, सेक्रेटरियल काम भी देखो, इतने सारे काम आप एज एन एम्प्लॉयमेंट में देख सकते हो। लेकिन वाइल यू आर डूइंग प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई उस समय तो आप सेक्रेटरियल ऑडिटर भी हो सकते हो, अपने क्लाइंट को मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो इन फ्रंट ऑफ ट्राइब्यूनल, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। फिर आप IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हो। फिर उसी के साथ साथ तुम लोग आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में अपनी सर्विसेज दे सकते हो, सेबी से रिलेटेड मैटर कर सकते हो, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड मैटर में आप अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हो। तो यार बहुत बड़ा एरिया है एक कंपनी सेक्रेटरी के काम करने के लिए। तो बेटा तुम लोग जिस प्रोफेशन में हो प्राउडली उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो और अपना 100% यार एज एन स्टूडेंट यहां पे झोंक दो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। इसी के साथ आज का मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूं। सेकेंड लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे तो इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।